स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं इंटरपोलेशन में एक दूसरे तरह के कॉन्सेप्ट को, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। और इस तरह के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हमें जो है सेंट्रल डिफरेंस टेबल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सेंट्रल डिफरेंस टेबल बेसिकली उन कंडीशंस के लिए बनती है, जैसे कि अगर मैं पहले बात करूं, हमने न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला पढ़ा है। जनरली न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ में लिया जाता है जहां पर हमें एक्स की के आसपास यानी ऊपर की तरफ की वैल्यूज़ को निकालना होता है। वहीं हम न्यूटन बैकवर्ड की बात करें तो हम उस फार्मूले को यूज़ करते हैं जहां हमें नीचे की तरफ यानी एक्स की जो डाउन लाइन की वैल्यूज़ हैं उनके आसपास की कहीं वैल्यू को कैलकुलेट करना हो। बट सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस टेबल वहाँ कैलकुलेट की जाती है, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कैलकुलेट की जाती है जहाँ पर हमें वैल्यू जो है वो एक्स की वो कहीं टेबल में मिडिल साइड में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की ज़रूरत पड़ती है। ये टेबल बिल्कुल अलग तरह से बनती है। माइनस इसमें भी करना है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरह की वैल्यू होती है, वो हम वैल्यू देख लेते हैं। सपोज़ हमने माना दैट इज़ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, x0, x1, x2, that is y minus 2, y minus 1, y0, y1, y2। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर सर x1, x0 और y0 यहाँ पर क्यों आए, जब क्योंकि जनरली टेबल तो हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने न्यूटन बैकवर्ड या न्यूटन फॉरवर्ड का जब हमने काम किया था तो हमने x0 को सबसे ऊपर माना था। ठीक है, क्योंकि अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये डिवाइडेड डिफरेंस, सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस है, सेंट्रल में इक्वली हम डिफरेंस फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम x0 और y0 को टेबल के लगभग बीच में मानते हैं। ठीक है, उससे ऊपर की वैल्यूज़ जो है वो y1, माइनस y1, माइनस y2, माइनस y3 और सक्सेसिव वैल्यू जो है y1, y2, y3 इस तरह से चलती है। ठीक है, तो हम इस मिडिल वाली वैल्यू को अपना बेस मानेंगे और इसके ऊपर घटते हुए क्रम में और इसके ऊपर बढ़ते हुए क्रम में हम इसको अरेंज करते हैं। आइए देखते हैं हम इसमें डेल्टास की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेल्टा वाई की बात कर लेते हैं। डेल्टा नॉर्मल जो डेल्टा होता है हमारे पास वो किस तरह से निकलेगा। अभी भी हमें नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को ही माइनस करना है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 माइनस y माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ y माइनस 2। हम इसी एंगल को नीचे तक कैरी करेंगे। सिमिलरली इसके लिए आ जाते हैं y0 माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू डेल्टा y माइनस 1। ठीक है, इस वैल्यू को नीचे तक कैरी करेंगे। सिमिलरली ये वैल्यू नीचे की तरफ कैरी होंगी, y1 माइनस y0 इक्वल्स टू डेल्टा y0, जैसे कि हमने पहली वाली टेबल्स में भी निकाला था। यहाँ आ जाते हैं y2 माइनस y1 इक्वल्स टू डेल्टा y1। तो हमारे पास ये चार वैल्यू निकल कर के आई हैं डेल्टा की। यही कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से कैलकुलेट होता है। आगे आ जाते हैं हम डेल्टा स्क्वायर की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। डेल्टा y माइनस 1 माइनस डेल्टा y माइनस 2 इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 2। ये वैल्यू नीचे तक कंटेन करेंगे इस तरह से। सिमिलरली ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो आ जाते हैं डेल्टा y0 माइनस डेल्टा y माइनस 1 इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 एंड फाइनली डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर y0। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा कि हम क्या लेने जा रहे हैं। ये वाला फैशन हर एक टेबल में अप्लाई होना है, मतलब जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे तक इस तरह से चलेगी, ये वाली वैल्यू उसके नीचे इस डायगोनल फैशन में चलेगी, ये वाली वैल्यू उसके नीचे डायगोनल फैशन में चलेगी, और ये सब जब तक आउट नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। आ जाते हैं डेल्टा क्यूब को हम इस समय किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 2 इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा क्यूब y माइनस 2। जी हाँ, ऊपर की तरफ आ जाते हैं डेल्टा स्क्वायर y0 माइनस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, और अब आपको पता है क्या हो जाएगा, दैट इज़ डेल्टा क्यूब y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाते हैं। फाइनली हम निकालेंगे कैसे, डेल्टा टू द पावर 4 हम किस तरह से निकालने जा रहे हैं। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, दैट इज़ डेल्टा क्यूब y माइनस 1 माइनस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 इक्वल्स टू डेल्टा 4y माइनस 2। अब हमारे पास सिंगल वैल्यू बच गई, तो हम यहाँ पर ला करके रोकेंगे। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर बेसिकली 5 वैल्यू के लिए ये एक डेल्टा की
सेंट्रल डिफरेंस टेबल की कंस्ट्रक्शन की है जिसमें वैल्यूज़ हमारी इस तरह से चलती हैं। आगे आ जाते हैं, फार्मूला के बारे में बात करते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से फार्मूला काम करने वाले हैं, जहां भी हम सेंट्रल के लेवल पर यानी टेबल के लगभग बीच के आसपास की वैल्यूज़ को ढूंढना शुरू करेंगे। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है पहला गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। दूसरा है हमारे पास गॉस का ही हमारे पास बैकवर्ड फार्मूला है, इंटरपोलेशन का हमारे पास गॉस का बैकवर्ड फार्मूला है। नंबर 3 इसमें आ जाता है हमारे पास स्टिरलिंग फार्मूला। नंबर 4 बेसल्स फार्मूला। तो ये 4 जो हैं वो मेन फार्मूले इसमें हमारे पास पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको याद रहे, हम यहाँ पर अभी इक्वल इंटरवल्स ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर x की जितने भी बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो सब में समान है, ठीक है, एक सी हैं, उनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल एक सा है। आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे हमारे पास कुछ और ऐसे फार्मूला भी हैं जो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए काम करने वाले हैं, तो हम उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में। आइए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर गॉस फॉरवर्ड फार्मूले को समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये फॉरवर्ड फार्मूला मैंने यहाँ पर उतार करके रखा है आपको समझाने के लिए। मैं आपको सेंट्रल टेबल से समझा देता हूँ कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ किस बेस पर पिक कर रहे हैं। हम यहाँ पर टेबल ले लेते हैं जो हमने अभी इससे पहले ड्रॉ की थी। ये हमारे पास टेबल आ गई है। इसके ऊपर बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू हमने सेंट्रल में मानी है y0 x0 की वैल्यू। और अब हम देख लेते हैं फार्मूला वाइज हम इसमें किस तरह से चलेंगे। देखिए यहाँ पर मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को एक साथ समझा देता हूँ। अगर हम फॉरवर्ड के लिए चलेंगे तो यहाँ से हम फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ चलेंगे। आगे का मतलब नीचे की तरफ, इस फैशन को फॉलो करेंगे। पहले हम यहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ यहाँ जाएंगे, मतलब हम फॉरवर्ड को फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो जो वैल्यू हमारी बेस वैल्यू है उससे आगे की तरफ जाएंगे, यानी इस तरफ, ठीक है। ये वाली वैल्यू को लेंगे, फिर इसके ऊपर वाली वैल्यू को लेंगे यानी इस वैल्यू को, फिर नीचे जाएंगे यानी इस वैल्यू को, फिर ऊपर जाएंगे यानी इस वैल्यू को। और ये हम एक तरह से देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इस तरह का बन गया है, वेव फॉर्म टाइप बन गई है कि हमने इस फैशन में बेसिकली अपनी वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया है। आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले में हमें क्या है, y0 तो पहले हमको दिया ही गया है, तो y0 तो हमने यहाँ से लिख लिया है। मैं इसको इस तरह से भी रख लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला भी दिखे और आप इसको समझ भी पाएँ। तो y0 हमारे पास इनिशियल वैल्यू है y0 की, देन p डेल्टा y0 नीचे की तरफ आए तो हम यहाँ पर y0 की वैल्यू लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं ऊपर। जैसे कि फॉरवर्ड फार्मूला में न्यूटन के हम पहले माइनस वाले फैक्टर को ऐड करते, माइनस वाले फैक्टर से इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी किया है, और क्योंकि ये 2 फैक्टर हैं इसीलिए हमने यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल लिया है। और डेल्टा स्क्वायर, अब ये वाली वैल्यू कौन सी लिखी जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद इसका नंबर है, दैट इज डेल्टा स्क्वायर y-1। तो हमने यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y-1 लिखा है। प्लस करेंगे इसमें वैल्यू को। अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है। गॉस क्या कहते हैं, गॉस कहते हैं पहले हमने p की नॉर्मल वैल्यू ली, उसके बाद हमने p की एक वैल्यू माइनस करने के साथ उसके साथ मल्टीप्लिकेशन की। अब गॉस ने बोला कि हम एक वैल्यू को प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा p+1, ये वैल्यू तो ऐसी की ऐसी है p-1, ठीक है। इन्होंने इधर की तरफ इसको p+1 के साथ ऐड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में ऐड किया है 1 के साथ। और क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टर आ गए हैं तो हमने फैक्टोरियल 3 कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, आ जाते हैं टेबल से। टेबल के पास हम जब नीचे गए तो हमको मिला डेल्टा क्यूब y-1, तो यहाँ पर हमने डेल्टा क्यूब y-1 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। आ जाते हैं आगे। इतना वैल्यू तो हमारे पास सेम ही रहना है। देखिए हम यहाँ तक वैल्यू सेम है हमारे पास। अब यहाँ पर माइनस का नंबर है, क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास p नॉर्मल था, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो अब यहाँ पर फिर से एक माइनस की वैल्यू का नंबर है। तो हमने यहाँ पर माइनस की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड किया, ऐड करके देन क्योंकि हमारे पास 4 फैक्टर आने वाले हैं तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल 4 के साथ आने वाले हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, क्योंकि इसके बाद अब ऊपर हम आते हैं तो इसका नंबर आ जाता है डेल्टा 4 y-2। तो हमारे पास डेल्टा 4 y-2 की वैल्यू आ गई है। तो हम सेंट्रल टेबल से इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को इसी फैशन में पिक करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। हमने यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, y के कुछ वैल्यूज़ लिखे हैं,
और अब हमें यहाँ पर 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x इक्वल्स टू 30 की वैल्यू पर हमें y का वैल्यू निकालना है कि वो क्या आता है। तो क्योंकि ये टेबल के हमारे लगभग बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को लगाने का सोचा है, और इसीलिए हमने यहाँ पर सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को बनाया है। टेबल बनाने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, टेबल जैसे आपने न्यूटन्स के मेथड में बनाए थे ऐसे ही यहाँ पर बनने वाले हैं, लेकिन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने का मेथड अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने आप अलग अलग वैल्यूज़ को लिया है। ठीक है, आ जाते हैं उस टेबल से। अगर हम क्योंकि हम 30 की वैल्यू को सेलेक्ट करने वाले हैं, तो नियरर वैल्यू हमारे पास जो आती है वो 29 नोन है, मतलब हमें 29 की वैल्यू पता है और हमें 30 की पता करनी है। तो इस केस में हम 29 को अपना x0 मान करके इसको y0 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास p जो है उस केस में ये 0 होता है, तो ये -1, ये -2 या ये 1 और ये आगे, मतलब ये अगर हमारे पास बेस 0 का हमने मान लिया है, तो ये हमारी एक सेंट्रल लाइन कही जा सकती है, इसके इर्द गिर्द हम काम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम फॉरवर्ड फॉर्मूले में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो अब नेक्स्ट नंबर होना है y0 हमारे पास ये चुना जाएगा। फॉरवर्ड में मैंने बताया था नीचे की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू ये चूज़ की जाएगी, फिर ऊपर की तरफ यानी ये वैल्यू, फिर नीचे की तरफ यानी ये वैल्यू, और फिर फाइनली ये ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इसकी टेबल में से उठा रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज आना है। आइए हम एक वैल्यू रख करके देखते हैं, फिर इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं कि क्या आएगी। आ जाते हैं ऊपर की तरफ। पहले हम यहाँ पर p कैलकुलेट कर लेते हैं कि p हमारे पास क्या निकल करके आने वाला है। p इक्वल्स टू 30 माइनस नोन वैल्यू नियरर टू दिस वन दैट इज़ 29 अपॉन h है हमारे पास इसका डिफरेंस दैट इज़ ऑफ 4। यहाँ पर भी आप 4 का डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस देख सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला बन गया ये दैट इज़ 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 0.25। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास p निकल करके आ गया। फॉर्मूले में हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं। y0 इक्वल्स टू हमारे पास 36 दे रखा है, 36 प्लस आ जाते हैं p मीन्स 0.25 इन दी मल्टीप्लिकेशन विद डेल्टा ऑफ y0। डेल्टा ऑफ y0 हमारे पास ये है, आप टेबल से भी देख सकते हैं क्वेश्चन पर। देन प्लस p मल्टीप्लिकेशन विद p माइनस 1 दैट इज़ 0.25 मल्टीप्लिकेशन विद 0.25 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमारे पास 2 ही आने वाली है। डेल्टा y0 यानी ये वाली वैल्यू दैट इज़ -2 की हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस आ जाते हैं इससे 0.25 प्लस 1, इसको हम डायरेक्ट 1.25 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 0.25 देन 0.25 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमारे पास 6 आनी है, एंड डेल्टा क्यूब y माइनस 1 दैट इज़ ऑफ 12। आप इस टेबल से भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड फाइनली वैल्यू हमारे पास आने वाली है 0.25 प्लस 1 0.25 मल्टीप्लिकेशन विथ 0.25 माइनस 1, और अब हमारे पास 0.25 में से 2 और हमको माइनस करना है, ये हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू 24 एंड डेल्टा 4 y माइनस 2 विच इज़ ऑफ द फाइनल वैल्यू। आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ गई है। हम हर एक फैक्टर को इजीली सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, और उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है 36 प्लस 2। ये हमने अलग अलग वैल्यूज़ को सबको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। 36 प्लस 2 इस फैक्टर को सॉल्व करने के बाद, इस सेक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई है। इस सेक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई है, और इस सेक्शन के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई है। स्टूडेंट्स को मैं सलाह दूंगा कि एक बार जब ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई करके देखें, तब ये ज़्यादा अच्छे समझ में आने वाला है। एंड देन फाइनली हम यहाँ पर वैल्यू को निकाल देते हैं। हम यहाँ वैल्यू निकाल करके दिखा देते हैं, दैट इज़ 36 प्लस 2 दैट इज़ 38। ठीक है, 38 माइनस 0.1875 माइनस 0.46875 प्लस 0.30761। फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई निकल के 37.65। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आई है एट द प्लेस ऑफ x इक्वल्स टू 30। ये y की वैल्यू आ गई है। एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारे आंसर के नियरर है क्या। 29 पर हमारी वैल्यू थी 36 और हमने 30 पर कैलकुलेट किया है, तो ये और क्योंकि हमारा जो y है वो एक बढ़ते हुए क्रम में है, यानी पहले वैल्यू कम थी, फिर ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, मीन्स कम नहीं हो रही है, वेरिएशन में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। तो जाहिर सी बात है, ये क्वाइट ऑब्वियस था कि आपको जो 30 पर वैल्यू मिलने वाली है वो 36 से ज़्यादा मिलने वाली है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाने वाली, क्योंकि हम x को भी बिल्कुल 29 के आसपास ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई है ये बिल्कुल प्रिसाइज है, और हम कह सकते हैं गॉस फॉरवर्ड मेथड के थ्रू ये हमारी जो वैल्यू है वो निकल करके आई है बिल्कुल सही।
ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने, आप जब फॉरवर्ड के साथ काम कर रहे हैं तो आप इस तरह की वैल्यूज़ को लेंगे। फॉर्मूले का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूले से पहले आप एक बार अगर सेंट्रल डिफरेंस टेबल पर अगर काम कर लेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बात करेंगे गॉस बैकवर्ड फार्मूला के बारे में। थैंक यू।